Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start class 10th math और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है बेटा, कोरोना की वजह से ना कुछ चेंज किया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे. क्योंकि बेटा अगर हम ये जो एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे तो आगे जो कंपटीशन एग्जाम होंगे ना तो वो उनके लिए बेस्ट है. ठीक है, हम एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगे अगर हमारी, तो उसके बाद हम आरडी वगैरह, आरडी शर्मा का मैथ देखेंगे. ठीक है, तो हम पहले ये चाहते हैं कि हमारा बेस क्लियर हो जाए. ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी में से. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर. ठीक है, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं. एनसीईआरटी से हमारा बेस क्लियर होगा. ठीक है, एंड आपको पता है कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट इज पावर. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट. रियल नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रियल नंबर. और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी चीज़ें हैं जो 9th में क्लियर भी हो चुकी है तुम्हारे पास नंबर्स के बारे में. तो फिर भी एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चे माइंड में इतनी जल्दी सेट करते नहीं है. ठीक है, जो 9th से 10th में आएंगे वो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उनके माइंड में भी सेट हो जाएगा. फर्स्टली हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में. क्या पढ़ा था? नॉर्मली जो यूज होते हैं वो नंबर्स ही यूज होते हैं. जैसे कितने स्टूडेंट हैं, कितने क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर कितने बच्चे थे, तो वो नॉर्मली हम उनको नंबर्स ही बोलते हैं. ठीक है, तो हम नंबर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना उनके बारे में पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. शायद 9th की जो फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना सेम टू सेम यहीं पे करवा देते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे भी हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ चुके हैं और यहाँ पे बस एक बार क्विक रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा. ठीक है, समझाया इतना जाएगा नहीं. ठीक है, क्योंकि चलो लेट्स वी स्टार्ट. ओके, फर्स्ट पढ़ा था हमने कैटेगरी में नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर क्या थे हमारे पास? नेचुरल नंबर हमें पता है कि काउंटिंग नंबर. ठीक है, काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर होते हैं. ऑब्वियसली ये किसी बच्चे से भी कहा जाएगा तो काउंटिंग सुनाओ तो वो भी 1 से सुनाएगा, तो ये नेचुरल है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से. ठीक है, और 1 से अगर कोई नॉर्मली तुमसे पूछे ना तो ये बता दिया करो 1 से आगे के. नहीं तो अगर कोई डेफिनेशन में जाना चाहे तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है n से. ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 इनको तो हम नेचुरल नंबर कहते हैं, समझ में आ गया. अब हमारे पास 0 भी तो आता है, तो 0 इंक्लूड हो जाए अगर नेचुरल नंबर में 2 3 4. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? होल नंबर. W से डिनोट कर देते हैं हम इसको. होल नंबर क्या होते हैं? 0 से आगे की जो भी नंबर, दो नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? होल नंबर कहलाते हैं. ठीक है, एंड फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होते हैं? देखो हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3 भी आ गया. कई बार हमारा टेम्परेचर -4 चला जाता है, माइनस इतना गया हम सुनते हैं ना, तो वो माइनस वाले नंबर किस में आएंगे? इंटीजर्स में. ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0 इंक्लूड हो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इंटीजर्स कहलाते हैं. और डिनोट किससे किया जाता है? इसे जेड से डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो ये 3 नंबर तो अच्छे से याद होंगे तुम. काफ़ी मतलब ये तो स्टार्टिंग 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, शायद उससे पहले भी स्टार्ट हो, 5th में भी करवा देते हैं कई टीचर्स. तो ये है कि हमारे पास नेचुरल, होल, इंटीजर समझ में आता है. रैशनल भी करवाए हुए हैं. अब रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं आपको अच्छे से याद होगा. रैशनल जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P बाई Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एक कंडीशन होती है कि हमारे पास Q 0 के इक्वल नहीं होगा. फिर कई बच्चे होते हैं ना माइंड में ऐसे सेट करते हैं कि 0, फिर 0 क्या होता है? 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है? तो बेटा 0 रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 रख सकते हैं, 0 के अपॉन में 2 रख सकते हैं, 0 के अपॉन में 3 रख सकते हैं. ठीक है, तो 0 क्या हो गया हमारे पास? एक रैशनल नंबर हो गया. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें 1/0 तो इसको हम नॉट डिफाइन करते हैं, यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते इसको हम.
यानी कि हम ये सोच लेना कि मैम से डिफाइन ही नहीं हुआ, अगर 1/0 हो तो ये सोच लेना कि डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होता है। अब आता है इरेशनल नंबर। ये बेटा पीछे करवा के आ चुका हूँ क्लास में, ये तो एक बार रिवीजन ले रही हूँ, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि क्या क्या नंबर्स पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिन्हें ओबीसी बात देखो, रैशनल क्या होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, तो रैशनल का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की दोज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म देन इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। अब बेटा तुम लोगों के इतने नंबर पढ़ लिए, जैसे कि नेचुरल नंबर पढ़ा, 1 से आगे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। 0 से आगे के नंबर सारे होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूड हो इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि रैशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए तो वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन कंडीशन क्या आती है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कॉम्बिनेशन होता है किन किन का, रैशनल का एंड इरेशनल का, ठीक है। अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को आपस में कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास 2 + √3, ठीक है, तो 2/1 यानी कि रैशनल नंबर है ये, ठीक है। एंड √3 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है। √2 की ऐसे होती है 1.414, ऐसे करके होती है वैल्यू इनकी, ठीक है। जो भी इरेशनल नंबर्स होती है वैल्यू भी होती है इनकी, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था हम पीछे पढ़ के आ चुके वो सारा, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है। उसमें हमारे पास है क्या, ठीक है, वो पढ़ते हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगे ना उसके हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, उसके जो थ्योरम लगनी है, जो कॉन्सेप्ट लगने हैं, पहले वो क्लियर करवाते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो हम 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अब, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो रियल नंबर यानी कि हमारे चैप्टर का नेम जो समझ में आना चाहिए था हमें, रियल नंबर होते क्या है, वास्तव में रियल नंबर क्या होते हैं, तो वो एक्सप्लेन किया था मैंने कि ऐसे ऐसे सारे नंबर्स रैशनल को इरेशनल को जो कॉम्बिनेशन कर दे तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रियल नंबर कहलाते हैं। एक बात का याद रखना बेटा, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये शायद मैंने उसमें भी करवाया था, 9th क्लास में भी करवाया था, और ये शायद अब मैं एक बार करवा देती हूँ क्योंकि ना ये इम्पोर्टेंट है बेटा। नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रैशनल। तो बेटा एक बात बताऊं, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। एंड होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, और एवरी रैशनल नंबर हमारे पास क्या होंगे, तीनों चीज़ें होंगी रैशनल नंबर में, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ से अंदर की तरफ नहीं आ सकते, रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर, देखो होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं, 0 आता है, 0 एक्स्ट्रा आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, ठीक है। इंटीजर से वो होल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा हमारे पास जो होल नंबर में ना 0 से आगे के नंबर होते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होते, ठीक है। और इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 1 2 3 भी होता है, तो हम यहाँ से इस साइड जा सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास शायद मैंने 9th में करवाया हुआ है, तो ना भी समझ में आए तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखो। वैसे इतने काम यहाँ इसमें नहीं, 9th क्लास में काफ़ी काम आए, 9th क्लास में काफ़ी यूज है इनका,
ठीक है। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं हम, ठीक है, और 1.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पीछे के टॉपिक शायद क्लियर होना भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए लेके बैठे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें है क्या हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब इसको देखते ही बच्चों के माइंड में इतना डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या है ये, लेमा डिवीजन है, यूक्लिड। बेटा यूक्लिड तो हमारे पास एक वैज्ञानिक था जिसने इस थ्योरम को मतलब प्रोसेस में लेके आया, तो यूक्लिड ने अपने नेम से इसका नाम रख दिया, ठीक है। वैसे क्या है, ये डिवीजन लेमा है, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, ले लिया हमने, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि 22 लिया हमने और 3 ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवीजन कर रहे हैं सिंपल सा, 3 7 जा 21। ओके, 1 रिमाइंडर। तो हमारे पास जो 3 है वो क्या है, हमारे पास डिवाइजर है। ओके, एंड जो 22 है ना वो डिविडेंड है हमारे पास, एंड 7 है ना ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, एंड 1 है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ के आ रहे हैं कि जो हमारे पास है ना डिविडेंड है ना वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। कैसे, देखो हमारे पास जो डिविडेंड है वो कितना है 22, और डिवाइजर कितना है हमारे पास 3 है, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 7 है, और रिमाइंडर कितना है 1 है, ठीक है। तो ये बेटा देखते हैं हम, 3 7 जा 21 और प्लस 1 22 हो गया ना, तो यानी कि हमारे पास डिविडेंड के इक्वल आ गया नहीं, ठीक है। तो ये इसको इस रूप में लिखना ही हमारे पास डिवीजन लेमा है और कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे ही मतलब दे रखा है और कुछ नहीं है, बस ये एक चीज़ याद रखना, जो हमारे पास रिमाइंडर है ना या तो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव में तो आने का कोई चांस ही नहीं है, और हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। बस प्रोसेस यही है, कोई प्रूफ नहीं पूछ रखा है इसका, सीधा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कर रखा है, हमें डिवीजन करना है, और डिवीजन करना है तो ये हमारे पास कंडीशन है कि ऐसे ऐसे राइट डाउन करेंगे हम, डिविडेंड को, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन हमारे पास डिवाइजर से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। देखो एक बार इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके डेफिनेशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन कोई कुछ भी कहे, लेमा यही है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है, ठीक है। तो हम एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं और डेफिनेशन को भी समझाने की कोशिश करूंगी। देखो बेटा, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे, हमारे पास ए और बी दे रखा होगा, और वो एग्जिट करेंगे, देयर एग्जिट, ये एग्जिट का साइन होता है, देयर एग्जिट मैथमेटिक्स में ऐसे होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते, और शायद एक स्कूल में इंटरव्यू में भी ऐसे कहा गया, तो मैम आप बहुत शॉर्ट वे अपनाते हो, चलो ठीक है। देयर एग्जिट करते हैं यूनिक इंटीजर्स में क्यू एंड आर में, ठीक है, देयर एग्जिट करते हैं यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर में, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और हमारे पास डिवाइजर से छोटा होगा। अब इस डेफिनेशन को देख के कुछ समझ में आया, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी ले लिया हमने, 22 ले लिया और 3 ले लिया, ओके, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। एग्जिट करेंगे एक यूनिक इंटीजर्स में, यूनिक इंटीजर्स कैसे कहा गया, 3 7 जा 21, ठीक है। आप बेटा 22 को 3 से कभी भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7 ही आना है और रिमाइंडर 1 ही आना है, ठीक है, ये यूनिक इंटीजर्स होता है। और किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास 7 डिवाइजर नहीं आएगा और 1 हमारे पास रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए इसे यूनिक कहा गया है, क्योंकि हमारे पास 3 को किसी मतलब 22 को 3 से डिवाइड करेंगे ना किसी भी वे से, तो हमारे पास 7 ही डिवाइजर आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है।
और इसमें हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइंग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे, a ये ले लिया हमने 22 बी क्यू, ठीक है, b कितना है हमारे पास 3 और q कितना है 7 प्लस r कितना है 1। एग्जिट कर गई ना यूनिक इंटीजर्स q एंड r, और सेटिस्फाई किसको कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है और डिवाइजर से छोटा है, ठीक है। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। समझ में आया। लेमा क्या होती है, लेमा होती है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, वो होती है लेमा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो रहा है। एल्गोरिथम क्या होती है बेटा, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप टू स्टेप को सॉल्यूशन किया जाता है ना, तो वो कहलाता है हमारे पास एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एल्गोरिथम वाला। यूक्लिड डिवीजन एल का इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और देख लेते हैं। देखो बेटा, लेमा होती है, एक चीज और बता देती हूँ, काफी बार पूछा जाता है लेमा क्या होती है। लेमा होती है प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, जो किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। और एल्गोरिथम क्या होती है, जिसको हम मतलब प्रॉब्लम है कोई और उसको सोल्व करने के लिए जो स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम, ठीक है। ये हमारे पास। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या है कि हमें जब दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या बताया था कि सिंपली बताया कि हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और उसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए एंड 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या होती है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है उसको हम डिविडेंट लेके चलेंगे, जो छोटा है उसको डिवाइजर लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास ये क्या रखा है कि टू फाइंड एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड सी बड़ा होना चाहिए डी से, यानी कि एक बड़ा होना चाहिए डी से, यानी कि डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड हमारे तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एंड वी फाइंड होल नंबर q एंड r, ठीक है। एंड c वो सेम टू सेम बात बता रखी है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है, ये बता रहे। अब अगर हमारे पास r 0 आ जाता है, फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास r रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, तो हमारे पास वो क्या होगी, एचसीएफ हो जाएगा उसका। अगर हम हमारे पास r डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी, और जिस स्टेज पे आके हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो हमारे पास डिवाइजर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। ये डेफिनेशन है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो। फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, उससे क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स ले लो, 135 एंड 225, ओके। तो हमारे पास ये क्या रखा था कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक जो बड़ा होगा उसको डिविडेंड लेके चलेंगे और जो छोटा है उसको डिवाइजर, ठीक है। फर्स्टली हमने कर दिया, 225 है हमने डिविडेंड ले लिया, 135 को हमने क्या कर दिया, डिवाइजर ले लिया। अब इसको हम डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड करके देखो, 135 ही आया ना, 1 टाइम्स पे ही जाएगा, ठीक है। 5 और 12 में से 3 माइनस करेंगे 90, ओके। अब ये कह रहा है अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो एचसीएफ होगा, लेकिन हमारे पास तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी हमारे पास, 135, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड 225 है भाई, और डिवाइजर
मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, हमने ये यूज़ कर दिया। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसको हम फिर क्या मान लेंगे, डिविडेंट मान लेंगे। 135 ले लिया हमने डिविडेंट, और इसको जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसको वो मान लिया, डिवाइजर मान लिया। अब ये देखो कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 1 टाइम पे ही जा रहा है, तो ये 45 आ गया। यानी कि अब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमने लिखा कि फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किया। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू यही चलती रहेगी। रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाते जाएंगे, और जो हमारे पास जो पिछले स्टेप में जो डिवाइजर था उसको हम क्या बनाते जाएंगे, डिविडेंट बनाते जाएंगे। 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45, 2 जाओ 1 पे कैसे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 90। ओके, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। जिस स्टेज पे आके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो वही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। और 135 और 225 का जो HCF आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 45। ओके, तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी। कुछ नहीं करना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी हमारे पास, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में कुछ नहीं करना। जो हमारे पास डिविडेंट इज इक्वल टू कितना होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और उसमें हमारे पास रिमाइंडर की कंडीशन दे रखी थी कि अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि HCF फाइंड आउट करना है, 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे, और HCF फाइंड आउट किस तरह के, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते जाएंगे हम, और जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, और जिस स्टेज पे आके हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, तो वो हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे 2 नंबर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। कुछ नहीं करना, HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, और कुछ नहीं करना है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अच्छे से करवा दिया है। अगर कोई मतलब ये होता है कि 50, 60, 70 कुछ भी तो समझ में आ गया होगा, एंड जो बाकी है जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।